Hey you all, this is me Manish Kumar Raj and I welcome you all on the platform of InstaPhysics. And in this lecture we will be discussing about Galileo law of odd numbers. Okay? और इस लॉ को समझने के बाद इस लॉ के हेल्प से हम लोग एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे जिसके जरिए कि काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम, इन पर्टिकुलर मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिसे हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे. और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई तो इवन विदाउट यूजिंग द पेन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो समझते हैं कि व्हाट इज गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स. तो देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, इफ वी एनालाइज अ मोशन इन विच द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, पहला कंडीशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड द सेकंड कंडीशन इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. Then the distance traveled by the body in equal intervals of time is in the ratio 1:3:5:7:9:11 so on. ठीक है, यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के रेशियो में होंगे. इसीलिए इस लॉ को कहा गया गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स. यानी कि कोई भी बॉडी, सपोज इफ दिस इज अ बॉडी, ये बॉडी को अगर हम लोग एनालाइज करें और अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट होकर अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है ना, तो ये जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उन डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी इन दिस फॉर्म 1:3:5:7:9:11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के रेशियो में होंगे. ठीक है, इस बात को एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास यहां एक बॉडी है. ठीक है, ये हमारे पास बॉडी है. ये बॉडी मान लेते हैं कि ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी कि रेस्ट में थी, उसके बाद इसने चलना स्टार्ट किया. इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं और उसके बाद इसने चलना स्टार्ट किया. इसकी एक्सेलरेशन बोल देते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, यानी कि रेस्ट से स्टार्ट होकर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है. मान लीजिए चलते चलते कुछ सेकंड के बाद यहां पहुंच गई. मान लो कि 4 सेकंड के बाद, ठीक है, कि ये बॉडी 4 सेकंड के बाद यहां पहुंच गई. तो यानी इसने 4 सेकंड के दरमियान में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि नहीं. अब सोचो, अगर हम इस टाइम को इक्वल इंटरवल्स में बांट दें, मान लो एक एक सेकंड के इक्वल इंटरवल्स में बांट देते हैं. 4 सेकंड का है तो इसे 4 इक्वल इंटरवल्स में बांट देते हैं. ये 1 सेकंड, ये तुम्हारा दूसरा सेकंड, ये तुम्हारा तीसरा सेकंड और ये, ठीक है, एंड ये चौथा सेकंड. ठीक है, 4 सेकंड में था, चारों सेकंड को एक एक सेकंड के इक्वल इंटरवल में बांट दिया हमने कि पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा और ये चौथा. अब सोचो, ये बॉडी पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इतना. दूसरे सेकंड में ये बॉडी यहां से यहां चली गई, यानी ये इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया दूसरे सेकंड में. तीसरे सेकंड में कितना करेगी, इतना. चौथे सेकंड में ये बॉडी यहां से यहां चली गई, यानी कि इतनी डिस्टेंस इसने कवर की चौथे सेकंड में. तो ये लॉ यही बोलता है कि अगर रेस्ट से स्टार्ट होकर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चल रही हो तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देखो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक एक सेकंड के जो हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिया, उसमें जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ठीक है, उसका रेशियो किस तरह से होगा, 1:3:5:7. और अगर आगे तो कोई है ही नहीं, अगर होता और इंटरवल तो 9, 11, 13 एंड सो ऑन, वो चलता रहता. बट फिलहाल हमारे पास 4 इंटरवल्स हैं, तो 7 तक जाकर हम रुक जाएंगे. आई बात समझ में. तो अगर मैं कहूं कि पहले सेकंड में इस बॉडी ने x डिस्टेंस कवर किया, तो दूसरे सेकंड में उसने कितना किया होगा, 3x. तीसरे सेकंड में कितना किया होगा, 5x. चौथे सेकंड में कितना किया होगा, 7x. इज इट क्लियर? यही कहता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स. ठीक है, और इस चीज को अब हम लोग कहां यूज कर सकते हैं. आप चूंकि आप एक जेई या नीट एस्पिरेंट हो, जैसा मैं मान के चल रहा हूं, तो आप कहां यूज कर सकते हो इस लॉ का. जैसे फ्री फॉल का अगर हम लोग केस लें तो देखो, जैसे फ्री फॉल है क्या, किसी भी हमने लिया, जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी को अगर मैं छोड़ दूं, सीधा ड्रॉप कर दूं, तो दिस इज अ फ्री फॉल, है ना. इसे ही फ्री फॉल कहते हैं. जैसे यहाँ पे एक मेरे पास बॉडी है, इसे मैंने ऐसे लिया और छोड़ दिया. तो इस बॉडी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैंने इसे पकड़ रखा है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, यानी मैं इसे रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं, यानी कि ये बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है. ठीक, जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो इस पे क्या कोई एक्सेलरेशन है, क्या इसके पास कोई एक्सेलरेशन है, हाँ है.
कौन सी एक्सेलरेशन है? आप सीधा बोलोगे यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो अगर इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है दैट इज स्मॉल जी, और हमें पता है कि स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो यानी कि ये बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और हमने इसे रेस्ट से छोड़ा है, तो क्या यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी कि फ्री फॉल के केस में हम लोग गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं फटाक से। ये जो क्वेश्चन है ये आपका AI-EEE में पूछा जा चुका है, जो कि उस समय का जेईई मेंस के इक्विवेलेंट था, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ना कि ये एक टावर है, ठीक है, टावर बिल्डिंग जो मानना मान लो, जिसकी हाइट h है, जिसकी हाइट h है। ये एक टावर है जिसकी हाइट h है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। जब इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया तो ये धीरे धीरे नीचे आएगी, नीचे आकर यहां ग्राउंड पे टकराएगी, है ना। तो जब इस बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया h हाइट के एक बिल्डिंग से, तो ये t सेकेंड में, ठीक है, कितना t सेकेंड में, कैपिटल T सेकेंड में ये इस बिल्डिंग से नीचे आकर ग्राउंड पे टकरा गया। ठीक, बात समझ आई कि h हाइट के एक बिल्डिंग से एक बॉल को ड्रॉप किया गया और वो बॉल t सेकेंड के बाद ग्राउंड से आकर हिट की। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि आफ्टर t/3 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर t/3 सेकेंड बॉल की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। आई बात समझ, पूछ रहा है कि t सेकेंड में अगर ये बॉल यहां से यहां आकर गिर जाती है तो t/3 सेकेंड में इस बॉल की पोजीशन क्या होगी। तो इसे आप कन्वेंशनल तरीके से डेफिनेटली कर सकते हो। आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे कि ये पूरा h हाइट जो है वो t में आपने t सेकेंड में ट्रेवल किया है, तो आप लिखोगे डिस्टेंस इज h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे, है ना। देखो समझो बात को, हम लिखते हैं ना s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो यहां पे डिस्टेंस कितना है h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट से छोड़ा है 0, प्लस हाफ, यहाँ पे g रखोगे आप, और t जो है वो कितना लगा है, टाइम कितना है t सेकेंड, तो यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लोगे कुछ, और उसके बाद t की वैल्यू जब आ जाएगी तो t/3 करके s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में t/3 की वैल्यू रख दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। मैं इस तरह से सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक कन्वेंशनल तरीका, इस तरह से आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स लगा के कैसे हम लोग इसे फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसने हमसे क्या पूछा है कि t/3 सेकेंड के बाद पोजीशन क्या होगी, तो हमें t/3 पे जानना है ना, तो क्यों ना t/3 के इक्वल इंटरवल्स में से तोड़ दें, क्योंकि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स तो इक्वल इंटरवल्स के लिए ही लगता है। तो t सेकेंड को क्यों ना t/3 सेकेंड के इक्वल इंटरवल्स में तोड़ दें। यहां से यहां t लगा तो चलो इसे तोड़ देते हैं, क्या देते हैं, यहां से यहां तक t/3 सेकेंड, यहां से यहां तक इस t को हमने तोड़ दिया 3 भाग में, यहां से यहां तक फिर t/3 सेकेंड, और ये तीसरा इंटरवल ये भी t/3 सेकेंड। आ रही बात समझ में। हमने क्या किया, t सेकेंड को 3 इक्वल इंटरवल्स में हमने बांट दिया। बांटने के बाद आपको पता है कि गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स ने बोला था कि इक्वल इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है उनका रेशियो होता है 1:3:5 एंड सो ऑन। तो यहाँ तो 3 ही है तो 1:3:5 में रुक गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले यहाँ पे हमने x ट्रेवल किया, ठीक है। अगर हमने पहले में मैंने मान लिया कि पहले इंटरवल में हमने x डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये 1x हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 3x, तीसरे इंटरवल में कितना हो जाएगा 5x, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 1 + 3 + 5 दैट इज 9x। क्या ये 9x h के बराबर है, ध्यान से देखो,
h डिस्टेंस ही तो टोटल डिस्टेंस से ट्रेवल करना है। हमारे गैलीलियो वाले लॉ से ये आ रहा है 9x और इधर से आ रहा है h, तो क्या ये 9x जो है वो h के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी h/9, यानी कि t/3 सेकेंड में ये कितना नीचे आ गया h/9। तो अब अगर आपसे पोजीशन पूछा गया है, अगर ऊपर से पोजीशन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ऊपर से h/9 हाइट नीचे है बॉल की पोजीशन, और अगर ग्राउंड से पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे ये पूरा h है, ये पूरा h है और ये ऊपर से कितना चलकर आया है h/9। तो अगर नीचे से बॉल की पोजीशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे h - h/9 यानी कि at h/9। ठीक है, तो देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन करना, सीधा निकल कर आ गया। और ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो और 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। चलो, तो यहां हमने इन चीजों को समझा। अब देखते हैं कि कैसे हम लोग कैनेमेटिक्स के और प्रॉब्लम्स को, मोशन अंडर ग्रेविटी के और प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, अभी हमने एक सिंपल इलस्ट्रेशन लिया और उस इलस्ट्रेशन से आपको समझाया मैंने कि कैसे गैलीलियो लॉ को यूज करके हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कन्वेंशनली भी मैंने इधर इक्वेशन लिखा था, पूरा सॉल्व नहीं किया था। आप खुद से सॉल्व करके देखो और देखो दोनों में कितना डिफरेंस है टाइमिंग का। वहां आपको 1 मिनट का टाइम ऑलमोस्ट लगेगा, और जबकि यहाँ पे अगर आप करोगे, मैंने तो आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, अदरवाइज 10 to 20 सेकंड इज मोर देन इनफ। यस, 10 to 20 सेकंड इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब समझते हैं कि अब हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट में। देखो, मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड, यहां पे ग्राउंड से एक बॉल को फेंका जाता है। ठीक है, किसी वेलोसिटी से इसे फेंका जाता है। सपोज u वेलोसिटी से मैंने इसे फेंक दिया, आई डोंट नो व्हाट। तो ये बॉल पक्की बात है कि ये ऊपर जाएगी कुछ दूर तक, फिर यहां जाके रुकेगी और फिर ये वापस नीचे की ओर गिरेगी। ऐसा ही तो होता है ना। सपोज मैंने इसे, इस चीज को ऊपर फेंका, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, है ना। इस बॉल को जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, राइट। तो जब यहां से मैं देखूं अगर इस पॉइंट से, तो यहां के बाद का जो सिनेरियो है वो फ्री फॉल का ही तो है। यहां तक ये बॉल यहां गई, यहां रुकी और फिर नीचे चलकर आई। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट फ्री फॉल। यहां से यहां का पार्ट तो फ्री फॉल ही है। तो क्या यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं गैलीलियो लॉ। अब समझो इस बात को, एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट मोशन अंडर ग्रेविटी को सॉल्व करने के लिए। मान लो ये है हमारा, इस बॉल को मैंने 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका, वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ऊपर की ओर इस बॉल को फेंका। तो जाहिर सी बात है ये बॉल ऊपर जाएगी और ऐसे घूम करके वापस आ जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है। जैसे ही हमने इसे ऊपर की ओर फेंका तो इस पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? जी, स्मॉल जी। जैसे इस बॉल को हमने ऊपर फेंका है, इस पे जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है वो कौन है? नीचे की ओर, स्मॉल जी। क्लियर? और तो कोई एक्सेलरेशन नहीं और किसी डायरेक्शन में, सिर्फ नीचे की ओर। जी की वैल्यू मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 होता है पर सहूलियत के लिए हम लोग 10 लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? अगर जैसे मैंने लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है कि हर सेकेंड इस बॉल की, ठीक है, हर सेकेंड इस बॉल की स्पीड या वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड से घट जाएगी, क्योंकि बॉल ऊपर की ओर जा रही है और एक्सेलरेशन किधर है? नीचे की ओर। तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड इस बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड घट जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर मैं यहां पे देखूं, इफ दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऊपर जाएगा, एक समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, और उसके बाद ये नीचे गिरेगा। तो आप खुद सोचो, इसकी वेलोसिटी 40 से 0 पहुंचने में कितना का टाइम लगेगा? हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से घट जा रहा है, तो कितने टाइम के बाद 40 मीटर पर सेकेंड 0 बन जाएगा? सोच के देखो, क्या 4 सेकेंड आंसर है?
1 सेकंड के बाद 30, 10 घट रहा है ना। 1 सेकंड के बाद 30, दूसरे सेकंड के बाद 20, तीसरे सेकंड के बाद 10, चौथे सेकंड के बाद 0। यानी कि इसे यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। क्या क्लियर? अगर ये 4 सेकंड ऊपर जाने में इसने लगाया है तो नीचे आने में भी तो उतना ही लगाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां से 4 सेकंड गया और वापस आने में इसने कितना टाइम लगाया? 4 सेकंड। ये सब तो नॉर्मल हमने पढ़ा है। तो अब देखो 4 4 8, यानी कि इसका अगर मैं आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं कि कितने टाइम तक ये बॉल हवा में रही तो आप क्या बोलोगे? 4 and 4, दैट इज 8 सेकंड। क्लियर? अब अपन बात करेंगे वेलोसिटी की। 4 सेकंड गया, 4 सेकंड अगर गया है तो इस 4 सेकंड को चलो इधर करते हैं। ये 4 सेकंड, इस 4 सेकंड को क्या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बांट दें? चलो एक एक सेकंड के 4 इक्वल इंटरवल में से बांट देते हैं। देखो 4 सेकंड था, मान लो ये 1 सेकंड, पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा और ये फाइनली आपका चौथा सेकंड। 4 सेकंड में ये नीचे गिरा था यहां से, तो उसे 4 इक्वल इंटरवल्स में बांट दिया, एक एक सेकंड के इंटरवल में। अब सोच के देखो यहां वेलोसिटी 0 थी, तो पहले सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब जब बॉल नीचे की ओर गिर रहा है तो उसकी मोशन नीचे की ओर और उसकी एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर, यानी कि मोशन भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे। मतलब कि इस बॉल की वेलोसिटी हर सेकंड, इस बॉल की वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर ये जहां से 0 से चलना स्टार्ट किया था तो 1 सेकंड के बाद कितना? हर एक सेकंड 10-10 बढ़ते जा रही है ना, तो 0 के बाद यहां कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। यहां कितना हो जाएगा? फिर 10 बढ़ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यहां कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। और यहां कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। इज इट ऑल? तो ये तो बात हुई वेलोसिटी की। अब चलो बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना। तो इसके लिए तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है ही। उसने क्या बोला है कि इनका रेशियो क्या होगा? 1:3:5:7:, 4 इंटरवल से, तो 7 में ही अपन रुक जाएंगे। ऑड नंबर का रेशियो हमने ले लिया। अब सोचो हमें अगर ये पता चल जाए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो बाकी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि रेशियो हमें पता है। चलो ये वाला बात पता कर लेते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो यहां से यहां कितना टाइम है? 1 सेकंड का। ठीक है, तो क्या मैं s इक्वल्स टू लिख सकता हूं ut प्लस हाफ GT²। तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी? यहां से चलना स्टार्ट हुई है ना ये बॉडी, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू g की वैल्यू कितनी लिखूं मैं? 10 लिख दूं। टाइम यहां से यहां तक कितना है? 1 सेकेंड, तो क्या मैं 1 का स्क्वायर लिखूं? अगर इसे मैं काटूं तो वी विल बी गेटिंग 5 मीटर। देखो 2 से 10 कट जाएगा 5 बारी में, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यानी कि 5 मीटर। यानी कि ये बॉडी यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 5 मीटर। तो अगर यहां ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो गैलीलियो लॉ के हिसाब से ये तो 1:3:5:7 के रेशियो में होना चाहिए। तो ये अगर 5 है तो क्या ये 15 मीटर होगा? क्या ये 25 मीटर होगा? 5 × 3 15, 5 × 5 25, 5 × 7 35। तो क्या इस तरह का रेशियो बन जाएगा? क्या आपको मिल गया कि बॉडी, कोई भी बॉल हो, डजंट मैटर उसका मास क्या है, उसका मतलब क्या है, कितने वेलोसिटी से हमने उसे फेंका है ऊपर, किसी चीज से मतलब पड़ता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रही होगी तो पहले सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35 एंड सो ऑन। जैसे और आगे भी होता तो फिर आप 9 का रेशियो लेते, 11 का लेते, 13 का लेते और ऐसे लेते जाते। कोई फर्क नहीं पड़ता बॉल की मास क्या है, उसे हमने कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका था। नीचे आते वक्त ये बात पक्की है कि पहले सेकंड में 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35 और ऐसे ही चलेगी। अब सोचो इस चीज को अगर हम लोग अप्लाई करने लग जाए तो क्या हमें कभी इक्वेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी? देखते हैं कैसे मजा आएगा, अभी इसे सॉल्व करते हैं। ये देखो अब सही से अगर हम लोग ध्यान दें तो ये ऊपर जो जा रही है और फिर ये बॉल नीचे आ रही है, तो यहां से यहां तक का मोशन अगर देखें, ऊपर जाते वक्त का मोशन अगर ध्यान से एनालाइज करें तो दिस इज नथिंग बट अपोजिट टू दिस मोशन। क्योंकि जब हमने इसे ऊपर फेंका तो हमने कितने से फेंका था? 40 मीटर पर सेकेंड से।
ये जब नीचे आकर हिट किया तो देखो इसकी वेलोसिटी फिर कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां जितने से फेंका यहां उतने से आकर हिट किया। अब देखो इसने अगर ध्यान से देखें यहां से यहां तक जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही तो वापस भी आई, जितना हाइट तक गई फिर उतने ही हाइट से तो वापस भी आई, यानी डिस्टेंस भी सेम है। आई बात समझ में? बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ये नीचे आ रही है और यहाँ पे ये ऊपर जा रही है। टाइम भी दोनों ने 4 सेकंड और 4 सेकंड ही लिए, जाने के लिए भी 4 सेकंड, आने के लिए भी 4 सेकंड। तो अगर ध्यान से देखें तो दोनों मोशन सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये ऊपर जा रही है और यहाँ पे ये नीचे आ रही है। तो ऑलमोस्ट दिस इज सेम मैग्नीट्यूड वाला है। ये दोनों मोशन को अगर अलग अलग करके देखें तो हमें पता चलेगा इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। ये जाते वक्त ऊपर जा रही है, आते वक्त नीचे आ रही है, बाकी सारे मैग्नीट्यूड सेम है। देख लो, चाहे एक्सेलरेशन की बात करें तो हमेशा जी लगेगा, चाहे हम टाइम की बात करें तो 4 सेकंड 4 सेकंड, फेंका 40 से गिरा 40 से, जितना डिस्टेंस ऊपर गया उतना ही तो नीचे आया। ठीक, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये सारे फिगर्स जो मैंने इधर लिखे हैं वो भी इधर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। यहां पे अगर मैं लिखूं तो इसने पहले सेकंड में 5 मीटर, आते वक्त पहले सेकंड में 5 मीटर अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो ऊपर जाते वक्त ये लास्ट सेकंड में, आखिरी सेकंड में 5 मीटर, क्योंकि जस्ट अपोजिट होगा ना सब कुछ। ये पहले सेकंड में अगर 5 मीटर ट्रेवल किया था इसने तो ऊपर जाते वक्त आखिरी सेकंड में 5 मीटर करेगा। तो देखो ऊपर जाते वक्त ये पहला सेकंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो आखिरी सेकंड में कितना 5 मीटर। आई बात समझ? यहाँ पे दूसरे में 15 मीटर किया था तो यहाँ पे सेकंड लास्ट में 15 करेगा। सिमिलरली 25 और 35 भी वैसा ही हो जाएगा। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा जो इधर है जस्ट उसी का कार्बन कॉपी देखो इधर पे। ऊपर वाले क्वेश्चन देखो तो 5 5 15 15 25 25 35 35 देखा, तो कितना आसान हो गया। आपको बिल्कुल मालूम पड़ गया है कि आते वक्त कौन से सेकंड में कितना उसने ट्रैवल किया और जाते वक्त भी कौन से सेकंड में उसने कितना ट्रैवल किया। तो अब यहां से अगर ये फंडे अपन लगाने लग जाए तो हमें इक्वेशन लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमसे जब भी जो भी पूछा जाएगा हम लोग फटाक से बता देंगे, है कि नहीं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एकदम सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 40 लेके किया है ना, सिमिलर एग्जाम्पल लेंगे। चलो देखो, मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमने इस बॉल को ऊपर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं वो ध्यान दो। 30 मीटर पर सेकंड से तुमने ऊपर फेंका, पूछ रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना है, ठीक है। फिर पूछ रखा है कि एच की वैल्यू बताओ, यानी मैक्सिमम हाइट ये कितने ऊपर तक जाएगा। फिर पूछ रखा है कि हाँ ठीक है, ये तो बोल दिया। फिर पूछ रखा है कि हाँ हाइट तो तुमने बता दी, बताओ टोटल डिस्टेंस इसने इस बॉल में कितनी ट्रैवल की। पूछ रखा है कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस बॉल ने। और लास्टली पूछ रखा है कि वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बताओ। और ये भी पूछ रखा है कि एवरेज स्पीड की वैल्यू बताओ। सारा कुछ ही पूछ लिया। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये, डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी और एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्या इसे तुम सॉल्व कर सकते हो? एक बार पॉज करके ट्राई करना, फिर मैं बताता हूँ। ओके चलो देखो इसे कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो 30 मीटर पर सेकंड से इसे फेंका गया है, फिर ये ऊपर जाएगी बॉल और फिर नीचे आ जाएगी। ऊपर कब तक जाएगी? जब तक इसकी वेलोसिटी कितनी नहीं हो जाए 0। तो 30 को 0 होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि हर सेकंड ऊपर जाते वक्त हर सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 से घट जाती है, 10 मीटर पर सेकंड से घट जाती है। तो 30 को 0 बनने में कितना टाइम लगेगा? आपको 3 सेकंड लगेगा, तो आप कहोगे 3 सेकंड में ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो 3 सेकंड अगर ऊपर जाने में लगा है तो आने में भी तो 3 सेकंड लगेगा। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया क्या? चलो इसे नंबरिंग दे देता हूँ, 2 3 4 5 6। तो पहले का आंसर हमें मिल गया 6 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अच्छा दूसरा पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो 3 सेकंड है ना, तो इसे क्यों ना हम बांट दें, 3 इक्वल इंटरवल्स में क्यों ना बांट दें 1 1 सेकंड के। चलो 1 2 3, इसे कहते हैं पहला सेकंड। इस 3 सेकंड को मैंने बांट दिया, ये पहला सेकंड, ये दूसरा और ये यहाँ पे तीसरा।
वापस आते वक्त ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दोनों साइड मैंने 3 सेकंड को 1-1 सेकंड के 3 इक्वल इंटरवल्स में बांट दिए। अब हमें पक्का पता है कि यहाँ पे 5 मीटर चलेगा, यहाँ 15 चलेगा, यहाँ 25 चलेगा। अभी जस्ट हमने देखा था कार्बन कॉपी। अब बताओ मैक्सिमम हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लो। 25 ना, 25, 15, 40, 5, 45 हो गया, 45 मीटर खत्म हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल की। अरे भाई 45 ऊपर जाते वक्त, 45 ही नीचे आते वक्त 90 हो गया ना। 45 ऊपर जाते वक्त, 45 नीचे आते। चौथा पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये यहां से चली थी और फिर यहीं आके गिर गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, ठीक है ना। 45 ऊपर गई फिर तो 45 नीचे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर। एवरेज वेलोसिटी पूछ रखा है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अबव टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारा 0, तो वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड। और जब 0 लिख रहे हैं तो यूनिट की क्या ही जरूरत है। चलो छठे में आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रखा है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, देखो 90 है, और टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड है। तो फाइनली यू गेट 15 मीटर पर सेकंड। देखो कितने आसानी से हमने इतना कुछ निकाल लिया। अब इसे एक बार इक्वेशन लगा के ट्राई करना, कितना टाइम तुम्हें लगता है करने में। तो आपने देखा कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और देखो और मजेदार बात देखो, ऐसे तो आप सॉल्व करोगे ही। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, क्या सिर्फ इसमें लगा सकते हैं जहां पे हम सीधा वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हो, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हो, ऐसे ही केस में सिर्फ लगा सकते हैं। क्या हम सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो देखो कैसे यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। जैसे कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये हमारा मान लो ऐसे कुछ है, ये मैंने यहां से किसी बॉडी को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फेंक दिया, है कि नहीं। तो ये अगर हमने एट एन एंगल थीटा किसी बॉडी को फेंका है तो क्या होगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इस तरह से, है कि नहीं। वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन को अपन एनालाइज करने के लिए करते क्या है, उसे बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में तो बांट देते हैं। ये 2D मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली अ 2D मोशन। तो हम उसे क्या करते हैं, 2 1D मोशन में बांट देते हैं। क्या कहते हैं कि इधर एक कंपोनेंट u की कितनी होगी, u cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगी वो क्या होगी, u sin थीटा। अब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ये x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। और इधर अगर देखें तो इधर एक एक्सेलरेशन है, ये ऊपर जा रही है, लेकिन नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा लगेगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है कि नहीं। तो अब इस तरह से हम क्या कर सकते थे, इसी तरह से एनालाइज करते आए हैं। अब अगर सही से हम ध्यान से देखिए इस चीज को, तो इसे जब हमने 2 भाग में बांटा तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि इधर कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये बेसिकली फिर वही मोशन हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, जहां पे कि एक बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं। बेसिकली हमने क्या किया, एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़ दिया। एक तो जिसमें कि बॉल इधर की ओर जा रही है u cos थीटा से, और एक तो वो जिसमें बॉल ऊपर की ओर जा रही है u sin थीटा से। तो जब ऊपर की ओर जा रही है, ये ऊपर की ओर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, तो ये वही केस तो हो गया जब हम लोग इसे ऊपर फेंकते थे और ये फिर यहां से घूम के नीचे आ जाते थे। तो अगर यहाँ पे गैलीलियो लॉ लगा सकते हैं, तो क्या इस 2D को जब हमने तोड़ा तो उसके इस वाले कंपोनेंट में नहीं लगा सकते क्या गैलीलियो लॉ, बिकॉज वो भी तो क्या बन गया हमारा, वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ही बन गया, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी ही तो बन गया, ठीक है। और ये तो हमेशा यूनिफॉर्म है ही। तो आप यहाँ पर भी गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स यूज कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर आप देखो कि आप कभी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, इसकी फॉर्मूला याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकाल लो। देखो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला याद रखना ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन का। मान लो यहाँ पे ऐसा है,
यहां पे मैंने 30√2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एक बॉल को फेंका, ठीक है। तो ये बॉल कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी इस तरह से, है ना, इस तरह से कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। अब पूछा गया है, देखो क्या क्या पूछा गया, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, मैक्सिमम हाइट बताओ, ठीक, ये मैक्सिमम हाइट पता है आपको, यहाँ पे जो होता है h, ठीक। और क्या पूछा गया, रेंज बताओ, रेंज इक्वल्स टू, रेंज आपको पता है इसे रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप फॉर्मूला क्या क्या लगाओगे नहीं लगाओगे आई डोंट नो, बिना फॉर्मूला को लगाए हुए, इवन बिना पेन को यूज किए भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो, और वो हो जाएगी, बहुत ईजी चीज है। अगर ये 30√2 से मैंने फेंका है 45 डिग्री पे, तो इसे दो कंपोनेंट में तोड़ ले, इधर की ओर क्या हो जाएगा 30√2 cos 45 और इधर की ओर क्या हो जाएगा 30√2 sin 45। अच्छा अगर ध्यान से देखो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो क्या √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 30 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो क्या √2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड, यानी इधर भी 30 मीटर पर सेकेंड, ऊपर भी 30 मीटर पर सेकेंड। यानी बेसिकली हमने एक 2D मोशन को दो 1D मोशन में तोड़ दिया। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन, इसका तो झंझट ही नहीं। अच्छा इसमें ऊपर की ओर कितने से जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, क्या एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर g, नीचे की ओर g, यानी कि देखो ये बॉल, वही कंडीशन तो हो गया, जब ये बॉल ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और नीचे एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि g की वैल्यू, यानी कि हर सेकेंड इस बॉल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से घट जाती है। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, क्या कह रहा है कि हर सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड से घट जाएगी। तो सोचो ये बॉडी ऊपर कब तक जाएगी, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ये ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, तो जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए तब तक ये ऊपर जाएगी। तो सोचो 30 मीटर पर सेकेंड को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी घट जाती है, 10-10 करके घट गई है, तो 30 को 0 होने में कितना लगेगा, ऑफ कोर्स 3 सेकेंड यार, 3 सेकेंड। तो अगर 3 सेकेंड ऊपर जाने में तो नीचे आने में भी, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 3 + 3 6। पहले का आंसर मैं लिख दूंगे, पहले का आंसर यहाँ पे लिख दूं, चलो इधर मिटा के साइड में लिख देता हूं। तो क्या पहले वाले का आंसर मैं लिख दूं 6 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपके पास। दूसरी चीज क्या पूछ रखी है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अगेन ये जो हाइट है ये भी किस पे डिपेंड करेगा, उसी पे, आपके वर्टिकल मोशन पे, क्योंकि इसमें तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है। जो सारा कुछ ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, वर्टिकल मोशन। तो 3 सेकेंड ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया, उसे 3 इक्वल इंटरवल्स में बांट दो, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड और ये तीसरा सेकंड, आते वक्त 1 2 3। तो हमें तो पता है कि ये 5, ये 15 और ये 25 होता है, तो और इसी का कार्बन कॉपी इधर 25 15 5। तो टोटल हाइट यही तो है, कितनी हाइट इसने ट्रेवल की देखो 25 15 40 5 45, यानी कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, दूसरे क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिखो तो 45 मीटर। क्या क्लियर है, आसान है ना, इसमें क्या ही जोड़ दें। अच्छा तीसरी चीज क्या पूछ रखी है, रेंज बताओ। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है, यानी बॉल 6 सेकेंड तक ही चलेगी, इधर कोई एक्सीलरेशन तो है नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है बॉल, यानी अगर इस मोशन को देखो तो इधर 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और कितने देर तक चल रही है, टाइम की वैल्यू है 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये जो रेंज है ये डिस्टेंस ही तो रेंज है, तो रेंज कितना आएगा 30 × 6 है कि वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो r इक्वल्स टू 30 × 6 कितना आ गया 180 मीटर। तो देखो क्या कोई फॉर्मूला याद करने की हमें जरूरत है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि ये तो समझाने में इतना टाइम लगा, आप सोचो कितना फटाफट हम इसे कर सकते थे। अच्छा 30√2 में 30√2 cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2, यानी 30 इधर 30 इधर। हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर 30 से ऊपर जा रही है तो 0 होने में हर एक सेकंड 10-10 घटती, यानी 30 से 20 20 से 10 10 से 0, 3 सेकंड में वो 0 हो जाएगी। तो ऊपर जाने में 3 सेकंड, तो नीचे आने में 3 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड। अच्छा अगर 3-3 में जा रही है तो चलो इक्वल इंटरवल में फटाफट बांटा। अब हमें पता है 5 15 25 होता है, देख लो 5 15 20 20 और 25
45, यानी ये यहां से यहां कितना ट्रेवल करेगी डिस्टेंस 45 मीटर, तो सीधा आप लिख दोगे 45, है कि नहीं। अब मैक्सिमम हाइट आ गई। अब आपसे पूछा रेंज, तो रेंज आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो रेंज आ गई 30 इंटू 6 दैट इज 180 मीटर। कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच के देखो। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है तो आई थिंक ये तीनों चीज निकालने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 सेकेंड इज मोर देन इनफ, ठीक है। और इस गति से, इस स्पीड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे एग्जामिनेशन में, तो बिलीव मी आपको कम से कम इतना टाइम मिल जाएगा रिजर्व में, इतना टाइम बिल्कुल रिजर्व में मिल जाएगा जिसमें आप 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कर ही लोगे, बहुत एज में रहोगे। 3-4 क्वेश्चन अगर आप ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, तो ये ट्रिक्स ये कंसेप्ट्स अगर आपको आते हैं तो एटलीस्ट आप एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे। जो टाइम के अभाव में आपका कुछ क्वेश्चन छूट जाता है वो नहीं होगा, ठीक है। और 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब आप अच्छे से समझते हो कि आपका रैंक कहाँ से कहाँ जा सकता है, राइट। तो ये तो आज का शुरुआत था, आज तो बस मैंने एक कंसेप्ट बताया। ऐसे ही मैं लगातार बहुत सारे कंसेप्ट लेकर आता रहूंगा, तो आप मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, और लाइक करो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे बताओ और कैसे ट्रिक्स आपको चाहिए, कैसे कंसेप्ट्स आपको चाहिए। और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो अच्छा है या फिर आई नीड टू इम्प्रूव, क्या है फीडबैक मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स अभी आने वाले हैं, ट्रिक्स आने वाले हैं जो कि आपके मार्क्स को डेफिनेटली बूस्टअप करेंगे, ठीक है। तो होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा एंड गुड बाय।